नमस्कार, आपके साथ मैं वराबिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। रूस और यूक्रेन के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों देशों के बीच जंग का आज 10वां दिन है। हमले से बचने के लिए आम नागरिक बंकरों का सहारा ले रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ सभी की चिंता गहराती जा रही है। एक और रूस थमने का नाम नहीं ले रहा तो दूसरी ओर यूक्रेन किसी भी कीमत पर हथियार डालने को तैयार नहीं। धमाके से यूक्रेन की धरती दहल उठी है तो वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अब तक भारत का रुख भी न्यूट्रल रहा। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर रूस की बमबारी, रूस का हमला लगातार जारी। रूस की ओर से यूक्रेन पर शुरू किए गए हमले को अब 10 दिन हो चुके हैं। हर गुजरते दिन के साथ हर किसी की चिंताएं गहराती जा रही है। सभी की निगाहें यूक्रेन में तबाही के उस मंजर को देख रही है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यूक्रेन की धरती धमाके से दहल रही है, जिन्हें देखकर कदम ठहर जाते थे, नजरें हटती नहीं थी। आज वो इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई हैं। बमबारी के दाग इन इमारतों से झांक झांक कर अपने ऊपर हुए हमलों की गवाही दे रहा है। यूक्रेन के कई शहर रूस के बर्बर हमले का शिकार हो चुके हैं। बावजूद इसके दोनों देशों के बीच जंग थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस यूक्रेन के बीच जंग का 10वां दिन। धमाके से दहल रही है यूक्रेन की धरती। कई शहर हुए रूस के हमले का शिकार। खंडहर में तब्दील हुई आलीशान इमारतें। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पूरी दुनिया सख्ते में है। दोनों देश अपने अपने रुख पर कायम है। अब तक सुलह का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। रूस को रोकने की कोशिशें जारी है, जिसके लिए पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों का भी सहारा लिया, लेकिन रूस अब तक अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुआ है। तो उधर यूक्रेन किसी भी कीमत पर हथियार रखने को तैयार नहीं है और आखिरी समय तक लड़ने का ऐलान कर चुका है। रूस को पश्चिमी देशों ने अलग थलग करने की कवायद शुरू कर दी है। कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, जिसका मकसद केवल रूस को जंग रोकने के लिए मजबूर करना है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अब तक भारत का रुख भी न्यूट्रल रहा है। भारत ने तो खास तौर से इस मामले में अपने सामने लक्ष्मण रेखा खींच रखी है। भले ही भारत का ये रुख पश्चिमी देशों को अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन भारत का यही रुख पुतिन के साथ किसी सार्थक बातचीत का पुल बन सकता है। अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हो रहा है रूस। यूक्रेन भी हथियार रखने के लिए तैयार नहीं। भारत निभा सकता है निर्णायक किरदार। सार्थक बातचीत का पुल बन सकता है भारत। यूक्रेन पर रूस का हमला लगातार जारी है। इस बीच वहां से बाहर निकलने वालों के जद्दोजहद भी जारी है। संकट में फंसे लोगों को वहां से निकलने के लिए रूस की ओर से यूक्रेन के 2 शहर मारियोपोल और वोल्नोवाखा में सीज फायर का ऐलान किया गया। इसके तहत यह भी कहा गया कि जब तक यहां फंसे हुए लोगों को निकाल नहीं लिया जाता है, तब तक रूस की तरफ से कोई हमला नहीं किया जाएगा। फिलहाल दोनों देशों के बीच तनाव और हालात को देखकर पूरी दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि आखिर ये युद्ध कैसे खत्म होगा। हालांकि रूस अगर अपनी सैन्य ताकत से यूक्रेन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, तो ही ये महायुद्ध रुक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। महायुद्ध जारी है। किसकी क्या तैयारी है, कब यह युद्ध रुकेगा, सीज फायर कुछ लम्हों के लिए या आगे भी बातचीत का रास्ता तैयार कर लेंगे ये दोनों मिलकर, क्योंकि 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। तीसरे दौर की अगर बातचीत हो जाए तो ज्यादा सही है। आइए अपने पैनल से मिलवाते हैं, फिर डिबेट पर आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर विदुर रावल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर रमेश कुमार हैं, एक्सपर्ट विदेश मामलों के हैं ये। आप दोनों का नमस्कार, बहुत स्वागत है। पवन चोपड़ा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी बहुत स्वागत है, नमस्कार। दीपचंद रक्षा विशेषज्ञ हैं। दीपचंद जी मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, आपको भी नमस्कार। एक एक करके मैं
सभी के पास आऊंगी। शुरुआत में कर लेती हूँ प्रोफेसर विदु रावल जी आपसे। बहुत बेहतरीन मौका मिल गया, चूंकि सीज फायर हुआ, ह्यूमन कॉरिडोर खोल दिया गया, तो अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए हमें भी एक स्पेस मिल गया जहाँ बिना चिंता के हम आसानी से उनको निकाल सकते हैं। तो सभी को वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ लोग रह गए हैं? जी, जो सबसे ज्यादा जहां पर हमला चल रहा था, जिन दो शहरों पर सबसे ज्यादा भीषण बमबारी हो रही थी, खार्किव पर और कीव पर। तो खार्किव पर हम ये कंफर्म कर रहे हैं, अभी रक्षा मंत्रालय ने इसको कंफर्म किया है कि खार्किव में कोई भी भारतीय, ना विद्यार्थी ना ही कोई नागरिक वहां पर इस समय है। कोई इंडियन नेशनल इस समय खार्किव में नहीं रहा है। कीव की जहां तक बात है, वो भी अनौपचारिक तौर पर हम सब जानते हैं कि कीव से भी ज्यादातर लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। अब फोकस सुमी जो ईस्टर्न मोस्ट नॉर्थ ईस्ट में यूक्रेन के जो शहर है उस पर फोकस चला गया है। लेकिन जैसे आपने कहा कि मैरीपोल में और वाल्नोवका में जहां पर सीज फायर हुआ था, इन दोनों शहरों का पर जो सीज फायर था उसका भी उपयोग किया गया है। और एक रिक्वेस्ट और की गई है कि वहां पर फिर से सीज फायर वाली सिचुएशन दोबारा हो, ताकि वो जो ह्यूमन कॉरिडोर की जो बात कह रहे हैं उसका और लाभ उठाया जा सके। देखिए, ये जो सीज फायर होता है, ये एक देश जो कि एग्रेसर है, रूस जो एग्रेसर है, वो ऐसी स्थिति में उसके लिए सीज फायर करना संभव नहीं होता जहां मोमेंटम उसके साथ हो, जहां पर वो पॉइंट ऑफ डी एस्केलेशन नहीं कर सकते, जहां पर वो पॉइंट ऑफ एडवांटेज पे होते हैं। और इसके अलावा एक और जो चुनौती इसमें सीज फायर में रहती है वो ये है कि दोनों जो सोवरेन नेशन हैं, जिनकी सरकारें हैं, वो तो सीज फायर के एग्रीमेंट में आ गई, लेकिन बहुत सारा हम जानते हैं कि मिलिशिया वहां पर, यानी अनऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस वहां पर, और यूक्रेन ने तो खुद आधिकारिक तौर पर अपने नागरिकों को हथियार दिए हुए हैं, तो एक मिलिशिया वहां पर बना हुआ है जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जो सीज फायर को नहीं मानता। तो अगर ऐसा हुआ, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, लेकिन कोई रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान नागरिक अगर उसकी चपेट में आ जाए तो समस्या हो जाएगी। तीसरी एक बात, एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, और ये है कि केवल भारत ही ऐसा देश है जो इस समय युद्ध के बीचों बीच इन भयंकर परिस्थितियों में अपने नेशनल्स को, इंडियन नेशनल्स को वहां से रेस्क्यू करने की बात कर रहा है, और रेस्क्यू बहुत सक्सेसफुली कर रहा है। 13,300 के करीब छात्रों को हम भारत लेकर आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो दूसरे जो देश हैं वो नहीं कर रहे हैं। इसका फायदा कुछ मिलिशिया उठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है ह्यूमन शील्ड के तौर पर, हो सकता है कि इन जो भारतीय नेशनल्स हैं इनका उपयोग कहीं मिलिशिया ना करे, इसका भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। अब से कुछ रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि मिलिशिया की नजर में भी भारतीय नेशनल्स जो हैं वो एक ढाल के रूप में भारतीयों का उपयोग ना करें, इस पर भी अब चर्चा होनी शुरू हो गई है। मैं इस पर आ रही थी, और इस तरह की खबरों में कितनी सच्चाई है या आप लोग हमें बताइए कि रूसी सेना ने यह कहा है कि यूक्रेन ने कई भारतीयों को बंधक बना लिया है वहां पर अपने बचाव में, क्योंकि तिरंगा को देखकर छोड़ देना था, इस तरह की बातचीत हुई थी। तो कई भारतीयों को उन्होंने अपने बचाव में बंधक बना लिया हुआ है कि जब तक ये हमारे साथ है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कितनी सच्चाई है? देखिए, इन रिपोर्ट्स को कंफर्म नहीं कर सकते। बहुत बार वॉर टैक्टिक्स होती हैं, इस प्रकार की स्ट्रेटेजीज बनती हैं जिसमें ब्लेम्स चलते हैं। अभी इस तरह की कोई भी आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट नहीं आई है, तो हमें इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। ये दो देश आपस में युद्ध में हैं, तो युद्ध हर प्रकार का है। डिप्लोमेटिक युद्ध भी चल रहा है वहां पर, वॉर ऑफ इमेजेस भी चल रहा है वहां पर, वॉर ऑन ग्राउंड चल रहा है वहां पर, हर प्रकार। चलिए ठीक है, आप इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो ऐसे सिचुएशन से इंडियंस को आप बाहर कैसे लाएंगे? निश्चित तौर पर एक एक भारतीय को सुरक्षित भारत के अंदर लाने के लिए हम संकल्पित हैं। मोदी सरकार जिस प्रकार 4 अलग अलग हमारे केंद्रीय मंत्री, हम जानते हैं कि स्लोवाकिया में, रोमानिया में, पोलैंड में और हंगरी में हमारे 4 अलग अलग मिशन चल रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत हम जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक क्रम में हैं, हम एक एक नागरिक को सुरक्षित भारत में लाने के लिए हर जरूरी कार्य करेंगे।
हमारे कार्य अभी सफलता की तरफ बढ़े हैं। हमें बहुत कई बार तो अप्रत्याशित लोगों को लग रहा है कि हमें अप्रत्याशित सफलता मिली है। हम प्रेरणा बने हैं दुनिया के लिए कि दुनिया के देश भी अपने नागरिकों की जान की प्रीमियम को रखें। हमने भारत में इस बार एक ऐतिहासिक बात की है, युद्ध के बीच में अपने नागरिकों को इतनी बड़े मिशन के तहत लेकर आना। देखिए वहां पर 2 मिशन चल रहे हैं। एक मिशन जो है वहां पर वॉयलेंट मिशन चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, और दूसरा मिशन जो है वो भारत का अहिंसा के पुजारी, अहिंसा का विचार दुनिया को देने वाले भारत देश ने वहां पर एक मिशन दूसरा चला हुआ है, और वो मिशन है रेस्क्यू ऑपरेशंस का। वो मिशन है अपने देशों को लेकर आने का। युद्ध पर भारत का जो न्यूट्रल रुख है उस पर आपकी प्रतिक्रिया? ये जो युद्ध है वहां से जो हमारे छात्रों को निकालने का जो ये इन्होंने आज 27 फरवरी से जो गंगा अपना ऑपरेशन चलाया है, ये इन्होंने अगर पहले चला लिया होता, जो इन्होंने फर्स्ट एडवाइजरी 15 फरवरी को निकाली थी और 12 दिन पहले निकाल लिया होता, तो हमारे हद तक लगभग सारे छात्र वहां से सुरक्षित यहां भारत में लाए जा सकते थे। इसलिए अब ये 27 फरवरी को अब दूसरे बॉर्डर पे अपने भारतीय छात्रों को बोल रहे हैं कि वहां पर पहुंचो। कोई बॉर्डर वहां से 600 किलोमीटर है, कोई 800 किलोमीटर है, कहीं पे मार्शल लॉ लगा है, उनके लिए वहां पहुंचना नामुमकिन है। अगर यही टाइमली इन चीजों को करते तो आज हमारे सामने ये स्थिति पैदा कभी नहीं होती। आज ये प्रधानमंत्री जी आज भी बनारस में रैलियां कर रहे हैं, बच्चों को निकालने की बजाय वहां पे राजनीतिक अपना प्रचार कर रहे हैं। इनको बिल्कुल भी नहीं, अभी भी दया नहीं आ रही अपने बच्चों पर कि उनको निकालना है, किस तरह निकालेंगे। ये इतना मतलब गंभीर मुद्दा है, उसको छोड़कर इनको अपने वहां पे राजनीतिक वाह लूटने की पड़ी हुई है। अब आप देखिए, अगर यही 12 दिन जो इन्होंने खराब करे, 27 तारीख को ऑपरेशन गंगा चलाया, 15 से 12 दिन इन्होंने खराब करे, तो उन दिनों में अगर ये ऑपरेशन चला लेते 15 को ही, तो ये सारे के सारे जितने छात्र थे अपने सुरक्षित भारत में आ जाते। और आप देखिए जो अमेरिका थी और अपना जो वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी थी कि यूक्रेन में बिल्कुल भी यात्रा ना करे और वहां से एकदम से खाली कर दे यूक्रेन को। लेकिन इन्होंने कोई ऐसी स्ट्रिक्ट अपनी वार्निंग नहीं दी स्टूडेंट्स को, खाली एक सिंपल एडवाइजरी दी कि आप वहां से चाहो तो निकल सकते हो। ठीक है, नोट कर लीजिएगा प्रोफेसर साहब कि आपने स्ट्रिक्ट वार्निंग नहीं दी, आपने सिंपल एडवाइजरी जारी की, जिसे लेकर अब आप वाहवाही लूट रहे हैं। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। प्रोफेसर रमेश कुमार, कब खत्म होगी जंग, क्या लग रहा है? जब इस तरह की जंग जब होती है तो इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल रहता है कि कितने दिनों में ये जंग खत्म हो जाएगी। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, नहीं, मेरा ये सवाल, सर सुनिए जरा, मेरा सवाल इसलिए था, हम पहले भी साथ बैठे हुए हैं, लगातार जो विश्लेषण आ रहा था वो ये कि रूस जो साबित करना चाहता है वो साबित कर लेगा कि मेरा दबदबा कितना है, मेरी ताकत कितनी है, वो देख लो, उसके बाद वो खुद युद्ध को रोक देगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, 2 दौर की वार्ता भी विफल हो गई है। ये युद्ध मुख्य रूप से देखा जाए तो रसिया यूक्रेन के बीच में, और जेलेंस्की और पुतिन 2 इसमें ऐसे चेहरे हैं, इनमें से जब तक किसी एक चेहरा कोई मानेगा नहीं, या जब तक जेलेंस्की सरेंडर नहीं करते हैं, जेलेंस्की रूस के यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, जब तक वो इसमें सरेंडर नहीं करेंगे या जेलेंस्की को पकड़ लिया नहीं जाएगा या यूक्रेन की सेना हथियार नहीं डालेगी, तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यूक्रेन के द्वारा इस युद्ध में ये युद्ध रुक जाएगा, या यूक्रेन के द्वारा जब तक हथियार नहीं डाले जाते तब तक युद्ध के रुकने की संभावना ना के बराबर है। ठीक है, दीपचंद जी आपका क्या कहना है? जय सबकी अपनी अपनी राय है, मगर आज के हालत को देखते हुए अभी जैसे नाटो ने दोहरा अपना लिया है। एक साइड से उन्होंने बोला था कि हम सेना उतारेंगे नहीं और उतारने के भी विचार कर रही है। अगर नाटो ये सेना उतार देती है या उनका हवाई जो बोल रहे कि इतने प्लेन यूक्रेन को दे दिए गए हैं,
तो ये तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा, मतलब ये एक चुनौती हो जाएगी तीसरे वर्ल्ड वार के लिए। इसलिए वो सेना उतार नहीं रहे हैं, हवाई जहाजों का इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि देखो, अपने नजरिए से देखा जाए तो दोनों वहां की आवाम भी सैनिक भी देशभक्ति कूट के भरी है। यूक्रेन की राष्ट्रपति ने बोल दिया है कि हर नागरिक वापस आ जाओ, और बहुत से नागरिक उनके वापस भी आ गए हैं और बहुत से नागरिक सेना के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। मतलब तो दोनों ही देशों के नागरिकों के अंदर, सेनानियों के अंदर, सेना के अंदर एक देशभक्ति बहुत ज्यादा भरी हुई है, आमने सामने लगे हुए हैं। मगर देखो, युद्ध है, ये तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, एक दो दिनों में इसका अंत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी लगा लो इसमें नरसंहार बहुत ज्यादा हो रहा है। इसमें कुछ भी नहीं किया है, उनका क्या जा रहा है, ये बहुत चीज बड़ी है। एक दो दिन बाद में देखो इसका परिणाम जो आएगा वो ये विराम की तरफ आएगा, क्योंकि इतने दिन युद्ध चलना यहाँ दोनों बातें दीपचंद जी, यहाँ दोनों बातें, अगर नाटो ने अपने विमान वहां पर उतार दिए हैं, अपने हथियार दे दिए, अपनी सेना उतारने की तैयारी कर दी है, तो तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाएगा। आखिर में आप कहते हैं कि विराम की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी जो संभावनाएं हैं वो नाटो की तरफ से सेना उतारने की ज्यादा है, विराम की कम दिख रही है। नाटो अगर सेना नहीं उतारता है, देखो नाटो ने भी दौरा रुख किया है। एक साइड से तो वो बोल रहे हैं कि हम उसकी धरती को इस्तेमाल नहीं करेंगे नाटो, और पीछे से वो बोलता है कि इतने प्लेन भेज रहे हैं, इतने ये कर रहे हैं, मगर फिर भी वो हवाई जो उनका एरिया दिया गया वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही ये चीज हो जाएगी, तीसरे देश की सेना उतर गई वहां पर, तो ये वर्ल्ड वार की तरफ चला जाएगा, और इससे आपको पता है कि बहुत देशों का नुकसान हो जाएगा। और युद्ध तो आपको पता है किसी देश के लिए भी हानिकारक है। बिल्कुल। अभी तो अमेरिका की चाल थी कि उनको अकेला करना रूस को, क्योंकि यूक्रेन को वो नाटो में लेना चाहता था, और रूस चाहता नहीं है कि भाई यूक्रेन को नाटो में लिया जाए। तो ये अमेरिका ने जो एक आग छिड़काई थी उसमें कामयाब होता जा रहा है, क्योंकि डायरेक्टली तो ये रूस को कुछ कर नहीं सकता था। इस बहाने उसको मौका मिल गया है प्रतिबंध लगाने का, क्योंकि डायरेक्टली बोल देते तो अलग से मैसेज जाता है कि ऐसे क्यों कर रहे हो। मगर इस बहाने अमेरिका को अपना हित हो गया है, और अमेरिका के बारे में सबको आपको पता है, जहां पर हितैषी हो जाता है वो भारत के साथ खड़ा हो जाता है, कभी पाकिस्तान के खड़ा हो जाता है। उसको अपना उल्लू सीधा करना है, उसको अपना सर्वप्रथम बने रहना है। उसके लिए जैसे वो बोलते हैं कि फूट डालो राज करो, वो हाल अमेरिका कर रहा है। आज सब आदमी अपना राजा बनने के लिए हर आदमी को लड़ाता है। पुतिन और जेलेंस्की इसे समझ नहीं पाए क्या? हाँ मैम, पुतिन और जेलेंस्की इसको समझ नहीं पाए क्या? ये समझ तो रही है। मैं उदाहरण के तौर पर आपको जब समझ रहे हैं तो ये कत्लेआम क्यों, ये महासंग्राम क्यों? आपको मैं भी बताता हूँ। देखो, हम भी समझ रहे हैं। अभी चीन ने पाकिस्तान के ऊपर अपना कॉरिडोर बना रहा है, वहां पर अपनी सेना लगा रहा है। कल चीन अपना नेपाल के ऊपर, श्रीलंका पे या बांग्लादेश के ऊपर भी अपनी सेना भेज देगा, तो भारत का रुख क्या रहेगा? मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि भारत का रुख क्या रहेगा अगर चीन चारों तरफ अपने नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इसमें अगर अपनी सेनाएं लगा देगा जो अपने पड़ोसी देशों में, तो भारत को लगेगा मेरे ऊपर दबदबा बनाया जा रहा है, तो भारत भी जवाब देगा। इसी तरह रूस के साथ में ऐसे ही हुआ था कि रूस की चारों तरफ दबदबा बनाया जा रहा था, तो रूस को अपने आप को रक्षा करने के लिए उसने ये कदम उठाया है। अगर वो नहीं मानते, और अभी आज वो राष्ट्रपति भी झुके कुछ नहीं है, और ये भी झुके, क्योंकि दोनों की एक गरिमा हो चुकी है, एक नाक का सवाल हो चुका है कि भाई कौन झुकेगा अपना अपना। और रूस ने जो युद्ध छेड़ा है वो उसका मकसद यही था कि अमेरिका एक साइड से यूक्रेन को नाटो में लेना चाहता था, और रूस मना कर रहा था। मगर फिर नाटो ने क्या किया, धीरे धीरे आजू बाजू के जो प्लांट लगा लो, आजू बाजू के जितने भी देश हैं, क्योंकि डायरेक्ट रूस और अमेरिका डायरेक्ट आमने सामने फायरिंग नहीं कर सकते, काफी देश बीच में आ रहे हैं, मगर उसने अपनी सेनाएं उन देशों में भेजनी शुरू कर दी थी, तो रूस को खतरा महसूस हुआ इस चीज का। वही मैंने अपना उदाहरण दिया कि भारत भी कल यही कदम उठा सकता है। अगर चाइना चारों तरफ अगर अपनी सेना लगा दे तो हम भी वही कदम उठाएंगे। भारतीय बच्चों को लेकर आने के लिए, छात्रों को लेकर आने के लिए सरकार के प्रयासों पर कुछ कहेंगे दीपचंद जी? मैं प्रयासों के लिए, देखो वहाँ की जो मुझे सुनने में आया है, वहाँ के जैसे अभी अभिभावकों ने बोला है, मैं राजकारण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सैनिक हूँ, सर्वत्र इज्जत और सवाल, वसुदेव कुटुंबकम, पूरा भारतवर्ष हम अपने आप को अपना मानते हैं। मगर जो वहाँ की बातें सुन के आ रही है कि वहाँ के कर्मचारियों ने, जो अपने असेंबली के कर्मचारियों ने, बच्चों को बोला गया कि पहले टॉयलेट बाथरूम जो साफ करेगा वो पहले निकलेगा। ये हमारे लिए एक पीड़ा की बात है। ऐसा क्यों आ रहा है? हमारी देशभक्ति कहाँ चली जाती है? मतलब आज हम लोग बाकी चीजों के लिए तो
बड़े भारत माता की जय बोलते हैं, मगर जब सच में वो अपने सब भारतवर्ष के बच्चे हैं, न कि वो हरियाणा, पंजाब, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश नहीं। आज हमारे देश की, जैसे हम लोग अभी बोले थे ना कि तिरंगे को देख करके हमारे को छोड़ दिया जाता है, वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि उन बच्चों का क्या कसूर है। अगर अच्छी सुविधा हमारे हिंदुस्तान में होती, हमने ये सीख लेनी चाहिए विदेशों से। 2-3 चीजों की सीख क्या लेनी चाहिए? एक तो ये सीख लेनी चाहिए कि वहाँ का आम नागरिक युद्ध के टाइम में देश के ऊपर मुसीबत आ चुकी है तो आज कंधे से कंधा मिला करके सेनाओं के साथ में युद्ध लड़ रहा है अपने बच्चों को छोड़ करके। और दूसरी सीख ये लेनी चाहिए कि आने वाले टाइम में ऐसी क्या नौबत ना आए कि हमारे बच्चे बाहर जाएं और जिससे कि हमें जान जोगे में, क्या हम बोलते हैं कि हमारा जो उज्जवल भविष्य है होनहार कंधों के ऊपर है, आजकल युवा है, मगर उन युवाओं को हमने मौका देना चाहिए। इसमें कोई राजकारण नहीं होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अभी से घोषणा की शुरुआत कर देनी चाहिए, बड़े बड़े हमारे जो कॉलेज बना देने चाहिए ताकि हमारे भारतीयों को यहाँ पर शिक्षा का महत्व से जो मिलना चाहिए, शिक्षा से कोई वंचित ना रहे। शिक्षा को मैं तो बोल रहा हूँ कि फ्री कर देना चाहिए। आज शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है, इसलिए विदेशों का रुख कर रहे हैं हर अभिभावक। बहुत सी मुश्किल है, तो ये देश को एकजुट होकर के सोचना बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और उन्नति करनी पड़ेगी मैम, तो हमें राजकारण छोड़ करके बिल्कुल राष्ट्र प्रथम रहेगा, तभी हमारा बिल्कुल देश आगे तरक्की करेगा। बिल्कुल राष्ट्र प्रथम रहना भी चाहिए। प्रोफेसर साहब जवाब दीजिए। मैं दीपचंद जी की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ और हमारे देश में भी एजुकेशन को लेकर के खास तौर पे जो मेडिकल जो फैसिलिटीज है या मेडिकल जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको और ज्यादा इम्प्रूव करने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस चीज पर बड़ा जोर देकर कहा है कि आने वाले समय में हम इन चीजों को और ज्यादा दुरुस्त करेंगे। और जब इस तरह की सिचुएशन पूरे वर्ल्ड में बनती है तो प्रत्येक देश इस बारे में सोचता है कि जिस तरह की देशों के सामने समस्याएं आती हैं वो बिल्कुल उन चीजों को आगे से ठीक करने की कोशिश करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एजुकेशन सेक्टर पे भी और खासतौर पे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस पे भी भारत सरकार इस पे गौर करेगी। आपने कांग्रेस प्रवक्ता को जवाब नहीं दिया अभी तक। वाहवाही लूटने में लगे हुए हैं आप लोग। बच्चों को लेकर आने के लिए उतनी तत्परता दिखी नहीं। उन्होंने सबसे पहले आरोप लगाया कि सिंपल एडवाइजरी जारी कर दिया, आपने स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट क्यों नहीं किया वहां पर कि आपको आना है तो आना है। देखिए, जब इस तरह का युद्ध की संभावना होती है तो उसमें ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि युद्ध किस स्थिति तक आगे बढ़ेगा। पहले विश्व के अंदर जब इस तरह का माहौल बन रहा था और रसिया बार-बार प्रोफेसर रमेश, ये सवाल प्रोफेसर विधु रावल के लिए हालांकि था, लेकिन चलिए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। युद्ध आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए तो पहले कदम उठाने चाहिए थे ना। हाँ। जब यूएसए ने 11 फरवरी को स्टिक अपने आदेश दे दिए थे और 12 फरवरी को न्यूजीलैंड ने दे दिए, 13 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया ने दे दिए, आप अपनी सिंपल एडवाइजरी 15 तारीख को कर रहे हो और 27 तारीख तक आप बिल्कुल भी कोई उसमें ध्यान ही नहीं दिया। 27 को आप गंगा ऑपरेशन लेके आ रहे हो, जब एयर स्पेस सब बंद हो चुके थे, फिर उन बच्चों को कह रहे हो कि 600 किलोमीटर पैदल या किसी बस में आओ, कोई या उनके पास कोई साधन नहीं है। वो कई मैंने देखे हैं बच्चे बच्चियां हमारे देश की आई हैं, उनके पैर सूजे हुए हैं। यही हाल इन्होंने कोरोना में किया था, लोगों को पैदल छोड़ दिया अपने घर में जाने के लिए। ये केवल घोषणाएं करते हैं, कुछ नहीं करते। 8 साल हो गए इनको राज चलाते हुए, आज तक भी इन्होंने कोई भी मेडिकल नया इंस्टीट्यूशन, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला झूठ लाल किले पे बोला था कि मैं 3 साल में 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा। रुक जाइए। आज तक मुझे बताइए एक भी इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया है? इस सवाल का जवाब देना प्रोफेसर रमेश कुमार ने शुरू कर दिया था, तो उनकी बात पूरी हो जाने देती हूँ, फिर आती हूँ। आप थोड़ी देर और इत्मीनान रखें। आप प्रोफेसर रमेश कुमार बात पूरी कीजिए आप अपनी। मैं यहाँ पे जिस प्रकार से पवन जी कह रहे हैं कि सरकार पहले एडवाइजरी जारी कर देंगे, एडवाइजरी जारी की, लेकिन उसके लिए सख्त कदम उठाने चाहिए थे। ऐसा भारत सरकार के द्वारा किया जा सकता था और इसमें थोड़ा सा और इनिशिएट किया जाता तो ये कार्य अच्छे से एक नागरिक को वहां से निकाल लिया जा सकता था। लेकिन अब भी भारत सरकार ऐसा मानता हूँ जो ऑपरेशन गंगा चला करके
एक छात्र को अभी निकालने का काम जो भारत सरकार कर रही है वो भी काबिले तारीफ है। अब पूरे विश्व के देशों की इसमें स्टडी की जाए तो भारत जो है वो प्रथम पंक्ति में हम खड़ा देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा बार बार माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से हाई लेवल की मीटिंग बुला करके और खुद अपने मंत्रियों को इस मिशन में लगा करके सरकार जो इस तरह का कार्य कर रही है वो अपने आप में सराहनीय कार्य है। हाँ, जब भारत का कोई बेटा या कोई बेटी इस प्रकार से एक तो वहां पे डेथ हुई है किसी वजह से, एक तो छात्र को गोली भी लगी है, वो देश को एक बहुत बड़ी क्षति है। और उन अगर माँ बाप से पूछा जाए तो उनके लिए तो मैं कहूंगा कि पूरा संसार ही उजड़ गया है। तो जब भी भारत का कोई बेटा इस तरह से युद्ध की त्रासदी से मैं कहूंगा कि उसको झेलता है और इस तरह के सर्कमस्टांसिस से निकलता है तो ये पूरे देश के लिए शर्म करने की बात होती है। इसमें बिल्कुल पहल की जा सकती थी और अभी भी इसमें जिस प्रकार सरकार अब जो काम कर रही है वो सरकार थोड़ा सा पहले इस तरह का कार्य करती तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती। लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा कि युद्ध की स्थिति का कोई पता नहीं होता है। अभी आज स्थिति को देख के तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं होगा, क्योंकि नाटो जिस प्रकार से अपनी बात कह रहा है कि अमेरिका का बयान रूस के अगेंस्ट में आ रहा है, कभी नाटो या अमेरिका ये कह रहा है कि हम यूक्रेन के अंदर अपनी सेनाएं नहीं भेजेंगे, हम नाटो देशों की सुरक्षा करेंगे। तो ये अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है कि किस प्रकार से युद्ध चलेगा। तो फिर भी कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि सिर्फ एक धमकी दी जा रही है और एक माहौल बनाने की रूस के द्वारा कोशिश की जा रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी भी प्रकार की पहले भविष्यवाणी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आज भी अगर सरकार पूरा प्रयास करे और एक एक भारतीय को वहां से निकाल के लेके आए तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। मैं जवाब ले लेती हूँ प्रोफेसर विदु रावल। मेरी आवाज शायद थोड़ी कम आ रही है, मुझे ऐसा इनपुट मिला है कि मेरी आवाज कम आ रही है। सर, अब बिल्कुल बेहतरीन आवाज आ रही है आपकी, आप बोले। दूसरा 2 राउंड के सवाल इकट्ठे हो गए। चलिए ठीक है, 2 राउंड के सवालों के मुझे जवाब देने हैं तो मुझे कृपया उतना समय भी दीजिएगा। दे दिया। अभी मैं जब शुरू किया था, मैंने इस डिबेट को जब शुरू किया था तो मैं ये मानता था ये कूटनीतिक और विदेशी मामलों के यहाँ पर विशेषज्ञ बैठे हैं, यहाँ पर केवल जो है और गैर राजनीतिक बात होगी। लेकिन जिस प्रकार हम कांग्रेस को जानते हैं कि वो कभी भी राजनीति करने से बाज नहीं आते, उसी प्रकार की तर्ज पर हम 2 बार सुन चुके हैं कि बीच में पवन चोपड़ा जी ने क्या बोला, मैंने बड़े धैर्य से उनकी बात को सुना है और आपके कहने पर नोट भी किया है। अब वो भी मेरी 2-4 बातें नोट करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज जब युद्ध चल रहा है तो दुनिया के अंदर केवल एकमात्र एक देश है, केवल एक देश है। पवन जी कान खोलकर सुन ले और कान के अंदर तेल डालकर सुन ले, कांग्रेस सारी की सारी कान के अंदर तेल डालकर सुन ले कि पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई एकमात्र देश अपने नागरिकों को रेस्क्यू कर रहा है तो उसका नाम भारत है। मोदी सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में ये काम हो रहा है। कभी मनमोहन जी के नेतृत्व में नहीं हुआ, कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नहीं हुआ, कभी राजीव गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ, कभी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ। उनके समय क्या हुआ वो भी बताऊंगा मैं आपको, लेकिन उससे पहले आपको 2-4 और बातें बता दूं। क्या कह रहे थे, रैलियां कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, प्रियंका गांधी क्या कर रही है इस समय। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण क्या है कि जब राहुल गांधी भारत की सरकार चलाया करते थे, जब सोनिया की मनमोहन सरकार चल रही थी, सुनिए बता रहा हूं, पवन जी नोट करो, ये पवन जी नोट करो, अनामिका जी इंटरव्यू कीजिए प्लीज। पवन जी रुकिए, ऐसे नहीं होता है, कोई बात नहीं, आपका सवाल वाजिब है, सरकार जिसकी है तो सरकार जवाब दे रही है, आप सुनिए, सरकार जिसकी है वही जवाब दे रहे हैं। आप सुनिए, आप प्लीज सुनिए, मैं आ जाऊंगी, आप फिर इनको काउंटर क्वेश्चन कीजिए। तो फिर राहुल जी दे रहे हैं जवाब, एलिगेशन लगा रहे हैं जिसकी सरकार है। आपने कटाक्ष किया ना, तो आप पवन जी एक बार रुकिए, पवन जी अपनी बारी में बोलिए। पवन जी आपने बड़ी वाहियात बातें की थी, लेकिन मैं चुप रहा था, आप भी चुप रहिए अब थोड़ी देर के लिए, मेरी बातों का जवाब मैंने कोई मैंने कोई झूठ नहीं बोला, सारा झूठ ही बोलते हो। प्रभु
आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, मैं संचालन कर रही हूँ ना, आप रुक जाइए, अपनी बारी में बोलिए। अनामिका जी मुझे आपका पॉइंट आ गया। हाँ, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। हाँ, आपका पॉइंट अनामिका जी मेरे पास आ गया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि पवन जी फिर से कान को खोल लें। और फिर मैं ये बताता हूं कि आज राहुल गांधी जी सरकार में नहीं है, लेकिन जब वो सरकार में थे तब उनका क्या था। 2008 में 26/11 पर मुंबई पर जो सबसे भयानक भारत के इतिहास में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी कि सारी रात राहुल गांधी मुंबई के अंदर ही पार्टी कर रहे थे। तो इसलिए कृपा कर आप तो हमें ना सिखाइए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है और आप कहेंगे तो मैं प्रस्तुत कर दूंगा। आपकी तरह हवाई बातें नहीं करता। अब मैं एडवाइजरी पर आ जाता हूं। आपने एडवाइजरी की एक टाइमलाइन जारी की। देखिए, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस एक जिम्मेदार पार्टी है, पवन जी एक जिम्मेदार प्रवक्ता है, लेकिन आधी जानकारी के साथ आते हैं। भारत ने जो पहली एडवाइजरी जारी की थी वो 1 फरवरी को की थी। उस एडवाइजरी से भी पहले पिछले 3 महीनों से माहौल बन रहा था कि यूक्रेन पर हमला हो सकता है। 15 फरवरी को जो अंतिम एडवाइजरी भारत ने जारी की, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि भारतीय नागरिकों को वहां से और भारतीय नेशनल्स को वहां से निकलना चाहिए। इसके बावजूद भी उन पर ही छोड़ दिया कि अगर वो चाहे तो निकले, लेकिन उन्होंने उस समय सीरियसली नहीं लिया। हमने इसका कोई गिला नहीं किया, हमने इसके लिए कोई कसूरवार नहीं बनाया नागरिकों को। हम तो 15 फरवरी को कह चुके थे, लेकिन उसके बाद भी ये लोग नहीं आए। इसके बाद भी भारत की सरकार ने पहली बार, अब पवन जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये इस बात का भी जवाब जरूर देना कि आज तक के कितनी बार ऐसा हुआ कि बीच युद्ध के आप लेकर आए। खाड़ी के युद्ध में आप कहते हैं कि हमने 1.5 लाख लोग निकाले, लेकिन युद्ध जब खत्म हो गया तो उसके 2 महीने बाद आपने ऑपरेशन शुरू किया। हम तो युद्ध वाले दिन से, पहले दिन से राष्ट्रपति पुतिन को स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2 बातें कही थी, उनमें पहली बात यह थी कि हमें डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह थी कि भारतीय नागरिकों को, भारतीय नेशनल्स को, भारतीय छात्रों को हर प्रकार से वहां से रेस्क्यू करने का काम किया जाए। और उसमें रूस का सहयोग मिला है हमें। रूस किसी और देश के लिए नहीं सहयोग कर रहा, रूस चीन के लिए नहीं सहयोग कर रहा। चीन, क्योंकि चीन के साथ और चीन की वहां की सत्ताधारी पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, उसके साथ कांग्रेस का एक गठबंधन है। वहां पर इनकी गठबंधन की सरकार चल रही है चीन में। तो वहां जहां इनकी गठबंधन की चीन में सरकार चल रही है कांग्रेस की, अपनी गठबंधन की चीन की सरकार से पूछें कि क्या चीन का कोई नागरिक को निकाला जा रहा है? नहीं निकाला जा रहा। आज तक अनामिका जी मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दिलवाना। आज तक चाहे खाड़ी देश की बात हो, जब खाड़ी देशों पर जब बात हुई थी, उस समय इराक जिसने हमला किया था कुवैत पर, इराक जो है कांग्रेस की सरकारों के बहुत नजदीक रहा है। मुझे इसको राजनीति में नहीं घसीटना चाहता था, लेकिन इन्होंने मेरे मुंह से निकलवाया है। लेकिन इराक के साथ कितना इन्होंने समझौता किया था, आज तक भी जब मैं बात कर रहा हूँ। एक लाइन इसी पॉइंट पर जो आप बोल रहे हैं, प्रोफेसर रमेश कुमार और पवन चोपड़ा ने जो आपसे सवाल पूछे हैं, वो पवन जी का अपना एक अंदाज होगा, कांग्रेस का अंदाज, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी, उस अंदाज में उन्होंने पूछा। लेकिन मुझे जहां तक समझ में आ रहा है प्रोफेसर साहब, शायद ये पूछना चाह रहे हैं कि ठीक है, वो इनकार नहीं कर रहे कि आपने एडवाइजरी जारी नहीं की थी, वो कह रहे आपने एडवाइजरी जारी की, लेकिन वो दूसरे देशों का नाम गिना रहे कि उनकी तरह आपने स्ट्रिक्ट एडवाइजरी क्यों नहीं जारी की कि हमने कह दिया वापस आओ तो वापस आओ और सब कुछ समेट कर आओ। हाँ, ये पूछ रहे हैं। नहीं कहा ऐसा, किसी देश ने ऐसा नहीं कहा। सुनिए अनामिका जी, एक मैटर ऑफ फैक्ट की बात कह रहा हूं मैं। आज भी 85,000 छात्र, हाँ, ये तो यूएनओ के अंदर लिखा हुई बात है। यूएनओ के अंदर जो प्रस्ताव आया उसमें 85,000 छात्रों का है। हमारे तो केवल 17-18 हजार ही छात्रों की बात है। ठीक है, 85,000 छात्र कहाँ के? वहीं नाटो देशों के फंसे पड़े हैं आज भी। बिल्कुल, उनकी बात क्या करेंगे? इस प्रकार से झूठ और भ्रम फैलाना कांग्रेस और कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है ये करता है। लेकिन केवल 17,000 जो भारतीय छात्र हैं और 4,000 के करीब जो भारतीय नेशनल्स हैं, केवल उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है कि भारत का तिरंगा जो पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं लगता था, वो तिरंगा भारत का अपनी जान बचाने के लिए कुछ पाकिस्तानी भी लेकर पहुंच गए थे। लेकिन मैं जो बात कह रहा था, मैं ये बात कह रहा था कि आज से 30-32 साल पहले जब खाड़ी युद्ध हुआ था कांग्रेस की सरकार के दौरान, उस समय खाड़ी युद्ध के अंदर से आज तक भी 800 लोग लापता हैं जो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाए। आप कैसे प्रवचन देते हैं? हम 1-2 बातें और मुझे कह लेने दीजिए, क्योंकि 2 बार का मुझे बोलिए। हाँ, बोलिए। एक बात मैं करता हूं
जो दुनिया के अंदर की परिस्थितियां हैं। और अनामिका जी, ये मैं फिर से गैर राजनीतिक बात कह रहा हूं, इसको समझने का पवन जी को भी कभी कांग्रेस ही छोड़कर भारतीय बनने का प्रयास करना चाहिए, कभी कभी कर लेना जैसा दीपचंद जी ने कहा। 2017 में इसी प्रकार का एक गतिरोध हुआ था। हाँ। राष्ट्र सर्वप्रथम और राष्ट्र सर्वोपरि। बिल्कुल। मातृभूमि, मातृभाषा और देश का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। लेकिन खैर, मैं अपनी बात पूरी करता हूं। 2017 में डोकलाम के अंदर एक गतिरोध हुआ था। डोकलाम कहां का क्षेत्र है? क्या भारत का हिस्सा है? नहीं है, भूटान का हिस्सा है। लेकिन भारत ने भूटान के साथ जो रक्षा समझौता किया हुआ था, हमने उसको ऑनर किया। हम अमेरिका और यूरोप की तरह और नाटो फोर्सेस की तरह भाग नहीं गए, हमने ऑनर किया। और एक भूटान के लिए हमने चीन के साथ सीधी लड़ाई ले ली। हम उस चीन के साथ सीधी लड़ाई ले रहे थे जिसने 32,500 किलो वर्ग भूमि भारत की 1962 में कब्जा ली थी। और तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री, जिन्हें कबूतर उड़ाना बहुत अच्छा लगता था, उन्होंने देश के संसद में आकर एक बड़ा बेशर्मी भरा बयान दिया था। यह बेशर्मी शब्द भी मैं खेद के साथ उपयोग कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि उन 32,500 किलोमीटर वर्ग पर घास का एक तिनका भी नहीं उगता। देखिए, हम ऐसे दौर से निकले हैं। और कहां पर हमने 78 दिनों तक डोकलाम में चीनी सैनिकों की आंख में आंख डालकर बात की। चीन का जो मुखपत्र था ग्लोबल टाइम्स, उसने क्या कुछ नहीं कहा, बहुत कुछ तो ऐसा कहा जो कुछ नहीं कहा, जो कहना नहीं चाहिए था। इसके बाद भी अपने मुंह की खानी पड़ी। और जो भारत ने पहले दिन से बात कही थी, भारत ने जो पहले दिन से बात कही थी कि पहले चीनी सैनिक डोकलाम से वापस जाएंगे, उसके बाद भारतीयों की वापसी होगी, उसकी बात कर रहा हूं। दूसरी बात, भारत के चार चार मंत्री आज हंगरी के अंदर है, रोमानिया के अंदर है, जो स्लोवाकिया के अंदर है, इस समय पोलैंड के अंदर है। आज से पहले 20 युद्ध कांग्रेस की कौन सी सरकारों ने किसी एक भी केंद्रीय मंत्री को भेजा है? बताए ना, इसका जवाब दें। यहां पर तो बड़ी बड़ी बातें कह देंगे, बिना जानकारी के झूठ फैलाएंगे। चलिए ठीक है दीपचंद जी। मैं मेरा देशभक्ति में हम लोग बहुत प्यार, दीपचंद जी की फोन पर ऑडियो उठाएं। क्योंकि इतना तो प्यार से अपने सर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी एक शब्द भी हम तक नहीं पहुंच रही है। हम दोबारा से आपका ऑडियो ठीक करके दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे। प्रोफेसर रमेश कुमार। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक बात बिल्कुल कहना चाहता हूँ, इसमें किसी प्रकार से मैं ना कि राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, ना मैं कांग्रेस का यहाँ प्रवक्ता हूँ, ना बीजेपी का यहाँ प्रवक्ता हूँ। लेकिन ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारत की सरकार ने, चाहे वो यमन देश है, चाहे सीरिया है, चाहे वो खाड़ी देश है वहां, चाहे वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज के द्वारा अभियान चला करके और भारत के अन्य मंत्रियों के द्वारा इस प्रकार से अभियान चला करके एक भारतीय को इस प्रकार युद्ध की स्थिति से भारत सरकार ने बाहर, वहां से सुरक्षित भारतीयों को बाहर निकालने का कार्य किया है। इसमें ये मैटर ऑफ फैक्ट बात है। ये 800 भारतीय आज तक नहीं पहुंचे खाड़ी युद्ध से। खाड़ी युद्ध से 800 भारतीय आज तक नहीं पहुंचे। खाड़ी युद्ध से 800 भारतीय आज तक लापता हैं। प्रोफेसर साहब, नहीं, पवन जी से इसका जवाब हम ले लेंगे। अभी प्रोफेसर रमेश आप एक बार सुन लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए। इतना ब्लैंकेट नहीं कहना चाहिए ना। हमारे दूतावास एक बार और बात कहना चाहूंगा रमेश जी, फिर आप कहिएगा। खाड़ी जब युद्ध हुआ था कुवैत में, सबसे पहले अगर कोई दूतावास बंद हुआ था तो भारत का दूतावास बंद हुआ था। आज राजधानी कीव में कोई एकमात्र, दुनिया में कोई एकमात्र दूतावास जो फंक्शनल है, जो सारी दुनिया के अंदर एक तरह से कम्युनिकेशन का माध्यम बना हुआ है, तो वो भारत का दूतावास है। चलिए ठीक है, कैसे इतना ब्लैंकेट स्टेटमेंट ना दीजिए। हमेशा से भारत ऐसा नहीं था, हमेशा से भारत ऐसा नहीं था। ठीक है प्रोफेसर रमेश। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि इस बात का तो भारत सरकार ने दूसरे देशों से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए समय समय पर जो अभियान चलाए हैं वो बड़े सफलतापूर्वक अभियान चलाए हैं। और अब की बार हम ये जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसमें भारत के लगभग 18-20 हजार के आसपास छात्र हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या होती है। और इस प्रकार से विमान के द्वारा वहां से सुरक्षित निकालने का जो कार्य है वो बड़ा मुश्किल कार्य है। वो कोई 1-2 दिन में या 5 दिन में वो किया नहीं जा सकता है, तो इसमें समय लगेगा।
लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि एक एक भारतीयों को वहां सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। दीपचंद जी। मैम, मैं सभी की बातें सुन रहा था। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, बोलिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ सैनिक होने के नाते कि जो हम लोग सब भारतीय हैं, मातृभूमि भूमि को हम सब भारतीय प्यार करते हैं, मगर जो इस मिट्टी की खुशबू को सही से पहचान सकता है वो है भारतीय सैनिक। इसकी खुशबू को हमसे ज्यादा कोई महसूस नहीं कर सकता है, क्योंकि जो त्याग की भावना है, एक बलिदान की भावना है, वो सैनिक से ज्यादा कोई नहीं पहचान सकता। अभी सर ने बोला ये किया वो किया, युद्ध लड़ते हैं, सैनिक लड़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों बताना चाहता हूँ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं आपको ये पीड़ा होती है मुझे। आज भारत माता की जब वंदे मातरम हर आदमी बोलता है, देशभक्ति हर आदमी के अंदर है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इतना ही अगर अपने अंदर खून उबाल है तो मैं सभी नेता लोगों से बोलना चाहता हूँ कि एक बार एक एक बच्चे को सेना में भर्ती करवा कर देखिए, तब मजा आएगा कि हाँ हमें भी देश से प्यार है, इस मातृभूमि से प्यार है। तब हम पता चलेगा कि देखो जी हम भी बराबर के बोल रहे हैं। मतलब तो ये बहुत पीड़ा होती है। युद्ध लड़ते हैं, सैनिक लड़ते हैं, मगर और कहीं भी किसी भी देश के लिए चले जाए आप, सैनिक ही युद्ध लड़ते हैं, उसके बिना कोई नहीं है। तो आज मैं यही बताना चाहता हूँ, सैनिक हैं वो पूरे भारतवर्ष को लगा लो या विदेशों के कहीं भी लगा लो, वो हर देश की एक ऑक्सीजन है, एक ऐसी दीवार है जिसको हमने हमेशा सींचना चाहिए। मतलब इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है सर, देश का स्वाभिमान है वो। आप लोग देश का स्वाभिमान है। श्रेय नहीं, श्रेय लेने के लिए आज हर आदमी पैदा हो जाता है कि हमने ये कर दिया। सैनिक या शहीदों को आप लोग सर किसी श्रेय के मोहताज है ही नहीं। आप लोग इससे ऊपर उठकर हैं, आप लोग बहुत उठकर हैं। चाहता हूँ ये बातें। आज देखो पीछे क्या हुआ, हमें छोड़िए, मैंने 99 का युद्ध लड़ा था वो छोड़ दीजिए आप। आज हम क्या कर रहे हैं देश के प्रति, मैं ये बोलता हूँ हम हर भारतीय का कर्तव्य होता है इस मातृभूमि के लिए कुछ न कुछ करके जाना। मुझे आज मौका मिला है, मेरे सर जो सामने बैठे, अगर उनको आज मौका मिला है वो पीछे छोड़ दो, क्या हो गया। आज हमने इस मातृभूमि के लिए क्या करना है, अगर हम देश को सर्वप्रथम रखना चाहते हैं बहुत बड़ी बात, तो बहुत बड़ी बात। एक कदम खुद को आगे लेके आना पड़ेगा। किसी पे उंगली उठाने से पहले हमने अपने आप को बदलना पड़ेगा कि मैंने अपने देश के लिए क्या करना है, फिर हम लोग बोल सकते हैं। हर आदमी दूसरे को समझाना बहुत अच्छा समझता है, मगर खुद के अंदर बदलाव लाना नहीं चाहता है बंदा। तो हमने अपने आप को अगर बदलाव लेके आना है और इस देश को सर्वोपरि दिल से मानना है, बिल्कुल मैं ये बोलता हूँ, तब जाकर के हम ये बहसबाजी करते रहते हैं। मगर मैं अभी भी आपको बोलना चाहता हूँ कि देश का हित तभी हो सकता है जब हम इन चीजों से सीख लेंगे कि हर शब्द के अंदर विदेशों में क्या काम चल रहा है, हमने सीख लेना चाहिए कि आने वाले टाइम में हमने देश का भविष्य कैसे उजागर करना है, कैसे अपनी मातृभूमि को आगे बढ़ाना है। इन छोटी छोटी चीजों से हमने सीख लेना है और इन सीखों से ही देश का एक बहुत बड़ा उद्धार हो सकता है। हम लोग एक दूसरे की ये नोक झोंक न करते हुए हमने राष्ट्र को सर्वप्रथम मानेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ ये नौबत ही नहीं आएगी जो आज हम लोग आपस में बहसबाजी कर रहे हैं। प्रोफेसर विदु रावल, छोड़ो कल की बात है, कल की बात पुरानी। ये हम आपस में भाई भाई हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे सैनिक भैया आप जो बोले वो बहुत अच्छी बात है, मगर वही सैनिक देखो आज आपको मैं कहानी बताता हूँ, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सैनिक वही सैनिक एक टैंक को खोल देता है। हम 10वीं पास जाते हैं, एयरक्राफ्ट चलाते हैं, बड़े बड़े तोहफे चलाते हैं, मगर वही सैनिक जब रिटायरमेंट हो जाता है तो आपकी सोसाइटी के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता है। तो कौन सी हम लोग फिर भी सैनिक कभी नहीं बोलता, फिर भी सैनिक बोलता कोई बात नहीं, मेरे भाई सो रहे हैं, मैं जग रहा हूँ, फिर भी वो अपनी ड्यूटी 100% देने की कोशिश करता है। तो सेना से सीखना चाहिए। सेना भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न जातिवाद, मजहबवाद से आती है और एक ही सेना की एक ही बड़ा कमांड रहता है, अपने राष्ट्र की आन बान और शान, हमारा तिरंगा हमेशा लहराता रहे। हमेशा सैनिक एकता की काम करते हैं। तो हमारे देश से यही अनुरोध है, आपके माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सेना से सीखिए किस तरह हमारी सेना कहां से आते हैं और बहुत सही फरमा रहे हो, बहुत सही बोल रहे। ठीक है, मुझे जवाब लेने दीजिए प्रोफेसर विदु रावल। जी मैम। देखिए बिल्कुल मैं दीपचंद जी को सैल्यूट करना चाहता हूं। मैं हर भारत के सैनिक को, हर भारत के यूनिफॉर्म्ड फोर्स को मैं सैल्यूट करना चाहता हूं। हमने कठिन परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमने बहुत जगह पर अप्रत्याशित जीत हासिल की है। ये अपने सेना के शौर्य के नाते की है। भारतीय सैनिकों के शौर्य पर मुझे, बोलिए सर, आप बोलिए। भारतीय सेना के शौर्य पर मुझे गर्व है। भारतीय सेना के साहस का मुझे अभिमान है। भारतीय सेना की शूरवीरता को मैं
सलाम करना चाहता हूं। भारतीय सैनिक दुनिया के अंदर सबसे शूरवीर है, सबसे ज्यादा बहादुर सैनिक अगर कहीं है तो ये भारत की मातृभूमि के लिए, भारत के लिए, भारत की मातृभूमि के लिए, हमारे लिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए, हम सब के लिए जिस प्रकार का बलिदान और तपस्या जो है भारत की सेना करती है, सबसे दूरस्थ स्थानों पर, सबसे दुर्गम स्थानों पर, सबसे विपरीत परिस्थितियों में, सबसे सजगता के साथ, और आज तक राजनीतिक उपेक्षा का भी शिकार रही है। वो भी एक द्वंद्व है, लेकिन जैसा दीपचंद जी ने कहा कि ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए। मुझे खेद है कि मेरे कांग्रेसी मित्र ने इस डिबेट को राजनीतिक बना दिया, तो मुझे जरूर उनको आईना दिखाना पड़ा, लेकिन इस डिबेट को मैं भी राजनीतिक नहीं बनाना चाहता था। खास तौर पे जब एक पूर्व सैनिक मेरे सामने है, इनका आदर, इनका सत्कार करना चाहता था। ठीक है, पवन चोपड़ा जी। जय हिंद सर। जय हिंद सर। पवन चोपड़ा जी। जी, हमने तो शुरू में ही कोई राजनीति ना करी है इन बच्चों पे, ना ही कभी करेंगे। हमारा मेन मकसद तो यही है कि हमारे बच्चे वहां से सुरक्षित वापस आए, और आ सकते थे अगर ये सरकार संवेदनशील होती, इसके प्रति गलत बात मत बोलिए पवन जी। आ सकते थे अगर खाड़ी युद्ध के दौरान आप सजग रहते, आ सकते थे जब अगर जॉर्जिया के युद्ध के दौरान आप सजग रहते। देखिए, आप फिर आगे बात कर रहे हैं पवन जी, एक ही पॉइंट को लेकर 1 घंटे नहीं बात हो सकती। मेरी बात होने दीजिए। आप एक ही बात बोलेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। आप अपना आईना देखकर हमें उपदेश मत दीजिए। लोगों की आपके हाथ जो भी आकर्षण है दूसरी तरफ डाइवर्ट करते हैं ताकि मेन मुद्दा ही खत्म हो जाए। ये इलेक्शनों में भी यही करते हैं। क्या है मेन मुद्दा पवन चोपड़ा? उसको छोड़ के पवन चोपड़ा क्या है मेन मुद्दा? रुक जाइए प्लीज। श्रीलंका के अंदर भारतीय सेना आप क्या इनकार करना चाह रहे हैं? नहीं ला रही है सरकार बच्चों को। हम छात्रों को हम मेन मुद्दा ये है, हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी भारत के छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं, वो सुरक्षित देश वापस आ जाए। हम तो इनसे अपील कर रहे हैं कि उनको अगर तो आपको क्या कमियां अभी दिख रही है? अभी सर ऑपरेशन गंगा में एक बच्चे को वापस लाओ। सर अगर आप देखिए पवन चोपड़ा, अगर आप नहीं चाहते हैं कि प्रोफेसर, एक सेकंड प्लीज, लेट मी स्पीक। अगर आप नहीं चाहते कि विधु रावल खाड़ी की बात करें, सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए। अगर आप नहीं चाहते कि विधु रावल खाड़ी युद्ध की बात करें तो आप भी एडवाइजरी से थोड़ा आगे बढ़िए। डिबेट 2 मिनट बाद खत्म हो जाएगा। अभी ऑपरेशन गंगा में आपको सरकार की कोशिशों में कहां कमी दिख रही है, वो बोलिए। यही कमी, यही बता रहे हैं मैम कि जो ये करने जा रहे हैं, ये पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के बॉर्डरों तक बच्चों को कह रहे हैं कि किसी तरह वहां पहुंचो। अब ये मुझे ये बताएं कि वो बच्चे किस तरह वहां पे पहुंचे? ना तो उनके पास कोई कन्वेंस है, ठीक है, ना वो। बिल्कुल आपका सवाल ले लिया हमने। नहीं आपका पवन चोपड़ा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सवाल ले लिया। तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए, सुझाव दीजिए। ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? आप होते तो आप क्या करते, वो बताइए। आप होते तो आप क्या करते? सरकार को तो ये पहले से इंतजाम करने चाहिए थे। सर क्या इंतजाम? वही तो मौका दे रही हूँ ना, मैंने चुप करा दिया उनको। सरकार देख क्या इंतजाम करते? आप होते तो क्या इंतजाम करते? तो सरकार को चाहिए जहां सरकार को चाहिए, क्योंकि एयर बेस तो बंद हो चुके हैं। हाँ। वहां पे अब कोई एयर वहां तक तो जा नहीं सकते, बाहर वाले बॉर्डर से ही ये पिक करेंगे उनको। हाँ। वहां तक कुछ बसेस भेजें, इंडियन फ्लैग लगा के, जहां जहां पे बच्चे फंसे हैं वहां पे बसें भेजें, अपनी कुछ भेजें वहां से उनको। चलिए ठीक है, रोक रही हूँ आपको। बस अब बीच में कोई नहीं बोलेगा। ठीक है रुक जाइए। नहीं प्रभु अब कोई नहीं बोलेगा। मैं फाइनल कमेंट के लिए भी लॉक करने आ रही। पवन चोपड़ा एकदम शांत हो जाइए। प्रोफेसर विधु रावल इनके सुझाव का जवाब दीजिए, और साथ में राकेश टिकैत। पवन जी मेरे को फेडर डाउन करना पड़ जाए, डाउन कीजिए, फेडर डाउन कीजिए पवन चोपड़ा का। ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल इनके सवाल का जवाब दीजिए, जो इन्होंने सुझाव दिया है कि अगर तिरंगे को देखकर वो नहीं चला रहे हैं हथियार, गोला बारूद या गोलियां नहीं दाग रहे हैं, तो आप फ्लैग लगाकर बच्चों तक क्यों नहीं भेज रहे, उनसे संपर्क नहीं साध पा रहे, या क्या वजह है? इनके इस सुझाव पर आप अपना जवाब दीजिए। और साथ में राकेश टिकैत ने आपके ऑपरेशन गंगा पर सवाल उठाते हुए कहा है कि क्यों गंगा का नाम बदनाम कर रहे हो, ऑपरेशन वोट इसका नाम क्यों नहीं रख देते? वो एक और बात कह रहे हैं लोगों के बीच में बार बार कि
जो बच्चे आ रहे हैं वहां से, जिन्हें सरकार वापस ला रही है, उससे भारत माता की जय के तो नारे लगवा रहे हैं, साथ में मोदी की जय के नारे भी लगवा रहे हैं। ये क्या बात हुई? इस पर उनको आपत्ति है। दोनों का जवाब आपको 2 मिनट दे रही हूं, मैं सीधे रोल कर दूंगी, वाइंड अप कर दूंगी, कोई बीच में नहीं बोलेगा। बोलिए। पहले तो इन्होंने कहा कि वहां पर बसों को भेजने की बात है। जहां पर हाँ। देखिए, हम 160 बसों की वो बात जानते हैं, टीवी न्यूज पर खूब चल रही है कि 160 बसें जो हैं रूस के बॉर्डर पर, क्योंकि यहाँ ईस्टर्न बॉर्डर पर वॉर हो रहा है, ज्यादा जो भयंकर वॉर हो रहा है। हाँ। वो रूस और यूक्रेन की जो सीमा लगती है, यूक्रेन का ईस्टर्न पार्ट है, वहां पर 160 बसें जो है वहां पर खड़ी हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा रूस की तरफ से भी बताया गया है। वो केवल और केवल भारतीय छात्रों के लिए वहां पर है। लेकिन इससे भी अलग जो बात कह रहा था, जो मैंने अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में भी बताया था, कुछ चुनौतियां रहती हैं। एक पॉइंट जहां पर मोमेंटम जब किसी एग्रेसर के साथ होता है तो उस मोमेंटम पे क्या डी एस्केलेशन हो सकती है, ये एक सवाल की बात होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी पहल पर दुनिया में किसी देश ने पहल नहीं की। केवल भारत ये हिम्मत कर पाया कि उसने सीज फायर के लिए कहा, उसने ह्यूमन कॉरिडोर बनाने की बात की, और वो हमने जो मैरीपोल में बात हो, आपने ये बता दिया है। राकेश टिकैत जी का बयान बड़ा खेदजनक है। राकेश टिकैत जी हर रोज अपनी ही नजरों में किस प्रकार गिर जाते हैं, और उसके बाद भी किस प्रकार से वो अगले दिन बिना मुंह धोए अगला बयान कोई गलत दे देते हैं। देखिए, मैं राकेश टिकैत जी मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन उनको बता दूं कि दूरदर्शन पे किस प्रकार से स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बड़े बड़े इश्तिहार चला करते थे। जब सिनेमा घर में फिल्म खत्म हुआ करती थी तब राजीव गांधी जय के नारे लगते थे। खैर, मैं इस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन यहाँ पर विषय भारत माता की जय का है। जब अमेरिका के अंदर खड़े होकर, जब छतों पर खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री की कोई जय जयकार करता है तो लोगों को मोदी मोदी सुनता होगा। मुझे पता नहीं क्यों उसमें भारत 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 की गूंज आती है। राकेश टिकैत को भी आने लगे। दुर्भाग्य है देश का कि राकेश टिकैत जैसे भी लोग इस देश के अंदर है, और उससे बड़ा दुर्भाग्य है कि उनको नेता लोग मानने के लिए तैयार है। मैं इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, ये जरूर कहता हूं कि इससे पहले जब हमने जब पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर ठोका था, उस समय भी एक नेता ने आकर कहा था कि 400 सीटों के लिए कितने सैनिकों को मरवाओगे। ये केवल लोग ये घटिया स्तर की राजनीति करते हैं। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सबों का उम्मीद है ये युद्ध जल्दी खत्म हो, और जो स्पेस भारत को मिला है इस सीज फायर के दरमियान, और जैसा कि आप कह रहे हैं प्रोफेसर साहब कि आप लोगों ने सीज फायर की जो ड्यूरेशन है उसको भी बढ़ाने के लिए एक बार फिर अपील की है ताकि लोगों को निकाला जा सके। हम उम्मीद करते हैं कि वो सीज फायर की अवधि बढ़े और भारतीयों को पूरी तरह से, सभी भारतीयों को वहां से निकालकर वापस लाया जा सके भारतीय सरजमी पर। बहुत धन्यवाद, आप सभी पैनल का हिस्सा बने। इसी के साथ यही रुक रहे हैं। नमस्कार।